हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माया नॉलेज सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इग्नू की बुक BHDS 183 अनुवाद सिद्धांत एवं प्रविधि। हम इसके फर्स्ट चैप्टर अनुवाद स्वरूप और आयाम को पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे अनुवाद शब्द का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा और उसके स्वरूप को। नेक्स्ट वीडियो में हम अनुवाद शब्द के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। हम 2 वीडियो के ज़रिए फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो चलिए देखते हैं अनुवाद के अर्थ को। अनुवाद शब्द का प्रचलित अर्थ है एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में ले जाना। सामान्य और व्यापक अर्थ में इसे ही अनुवाद समझा जाता है। इसे हम आसान तरीके से समझे तो जैसे हमने हिंदी भाषा में कुछ बात कही है, उसी बात को हम अन्य भाषा में, जैसे अंग्रेजी हो गई, फ्रेंच, जर्मनी, किसी भी अन्य भाषा में उसी ही बात को कहना, इसे अनुवाद कहते हैं। इसे ट्रांसलेशन भी कहते हैं। ट्रांसलेशन तो आपने सुना ही होगा, ट्रांसलेटर जो किसी भी भाषा के अर्थ को अन्य भाषाओं में निकाल कर देता है। हमें ज़्यादातर इसे हिंदी और इंग्लिश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं भाषाविदों के अनुसार अर्थ। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद शब्द का संबंध वद धातु से है, जिसका अर्थ होता है बोलना अथवा कहना। वद धातु में घन प्रत्यय लगने से वाद शब्द बनता है और फिर उसमें अनु शब्द जोड़ने से अनुवाद शब्द बनता है। इस प्रकार अनुवाद शब्द का मूल अर्थ पुनः कथन या किसी के कहने के बाद कहना। अब देखते हैं पाणिनि के अनुसार अर्थ। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अनुवाद शब्द का प्रयोग किसी ज्ञात बात को कहने के संदर्भ में किया है। अनुवादे चरणम। स्पष्ट है कि अनुवाद शब्द से तात्पर्य अनुकथन, कहे हुए को फिर से कहना, दोहराना, पुनः कथन से है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में प्राचीन समय में गुरु द्वारा कहे गए कथन को दोहराकर स्मरण करने की परंपरा थी। ऐसा इसलिए था कि उस समय शिक्षा की मौखिक परंपरा थी। आज के संदर्भ में और अनुवाद के अंग्रेजी प्राय के समानांतर रखकर यदि इस शब्द को देखा जाए तो इसका अर्थ होगा भाषा में कहे गए कथन को दूसरी भाषा में कहना। इसे भाषांतर भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। अनुवाद शब्द की परिभाषा। विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद की विभिन्न परिभाषाएं दी है। इन परिभाषाओं के अनुवाद के आधुनिक और उत्तर आधुनिक चिंतन की दृष्टि से बांटकर देखना होगा। अनुवाद का आधुनिक चिंतन अनुवाद को एक भाषिक गतिविधि मानता है। इसके अंतर्गत चिंतकों ने अनुवाद को एक भाषिक व्यवहार माना है। भाषिक गतिविधि के रूप में अनुवाद 2 भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करता है। यही ट्रांसलेटर की तरह हो गया। 2 भाषाओं के बीच का काम करता है ये। इसकी सहायता से हम 2 संस्कृतियों को जान पाते हैं। वही अनुवाद का उत्तर आधुनिक या कहे कि उत्तर औपनिवेशिक चिंतन अनुवाद को भाषिक से अधिक एक सांस्कृतिक व्यवहार मानता है, जिसके अंतर्गत अनुवाद क्यों किया जाता है, उसके पीछे क्या कारण है आदि की खोज की जाती है। इसे परिभाषा को दोबारा देख लेते हैं। विभिन्न
जो चिंतक है उनने अलग अलग परिभाषाएं दी है इनकी। इसे मोटे तौर पर दो तरह से बांटा जाता है, एक आधुनिक और उत्तराधुनिक। आधुनिक में है कि अनुवाद को भाषिक व्यवहार माना जाता है, और उत्तराधुनिक में है भाषिक से अधिक इसमें सांस्कृतिक व्यवहार माना जाता है। तो अब अनुवाद का स्वरूप। अनुवाद के स्वरूप पर बात करते हुए मूलतः दो संदर्भ में देखा गया है, व्यापक और सीमित। व्यापक संदर्भ में अनुवाद को प्रतीक सिद्धांत के रूप में देखा गया है, यानी अनुवाद मूलतः प्रतीकांतरण है। वही सीमित संदर्भ में अनुवाद को एक भाषिक क्रिया माना गया है, जिसके अंतर्गत अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण यानी भाषांतरण है। अनुवाद का व्यापक संदर्भ। प्रतीक विज्ञान की मूलभूत इकाई प्रतीक है। पियर्स के मतानुसार प्रतीक वह वस्तु है जो किसी के लिए किसी अन्य वस्तु के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। इसे हम आसान तरीके से समझे तो जैसे किसी कंपनी का लोगो हो गया, उसमें हम सीधा कंपनी को ना देखते हुए उसके लोगो से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। हम उसके लोगो को देख के ही यह पहचान लेते हैं कि ये किस कंपनी का है। ऐसे ही प्रतीक चिन्ह। उदाहरण देखते हैं। चलो, उदाहरण के लिए हम मेज पर विचार करते हैं तो मेज शब्द स्वयं मेज ना होकर मेज का प्रतीक मात्र है, जिसका चयन हमने उस वस्तु विशेष को पहचानने के लिए किया। प्रतीक सिद्धांत के आधार पर रोमन जैकबसन ने भाषिक पाठ के अंतरण को 3 आधार पर देखने का प्रयास किया है: अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद, अंतरप्रतीकात्मक अनुवाद। इनको हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा। अंतर्भाषिक अनुवाद। अंतर्भाषिक अनुवाद से तात्पर्य है एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त पाठ को उसी भाषा की अन्य प्रतीक व्यवस्था में रखना, प्रस्तुत करना। इसे अन्य व्यांतर भी कहा जाता है। स्पष्ट है यहाँ दोनों प्रतीक व्यवस्थाएं एक ही भाषा से संबंधित होती है। संस्कृत में लिखी गई टीकाएं इसका उदाहरण है, जहाँ जटिल संस्कृत में लिखे गए काव्य को सरल टीकाओं में व्यक्त किया जाता है। इसमें हम प्रतीक के माध्यम से ही एक ही भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें कोई अन्य भाषा नहीं होती। अब देखते हैं अंतर्भाषिक अनुवाद। अंतर्भाषिक एक भाषा के प्रतीकों में व्यक्त पाठ को दूसरी भाषा के प्रतीकों में अंतरण और अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। इसे भाषांतर भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि अंतर्भाषिक अनुवाद से अलग यह 2 भाषाओं के अंतरण की प्रक्रिया है। अंतर्भाषिक में था एक ही भाषा को हम समझ रहे थे प्रतीकों के माध्यम से। इसमें है हम एक भाषा की बजाय 2 भाषाओं के अंतरण की क्रिया करते हैं। इसमें इस अनुवाद प्रकार में 2 भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसमें हमें 2 भाषाओं की जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम उसको समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। प्रतीकात्मक उदाहरण।
अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक दो यानी लक्ष्य पाठ भाषिक न होकर भाषेतर होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो इसमें भाषिक पाठ का अनुवाद भाषेतर इकाई में होता है। उदाहरण के लिए किसी उपन्यास कहानी, इसमें किसी उपन्यास या कहानी को हम फिल्म के, नाटक के या धारावाहिक में रूपांतरण करते हैं। हम जैसे उपन्यास हो गया या कहानी हो गई, उसी को ही हम फिल्म के, नाटक के या धारावाहिक के ज़रिए लोगों के सामने लाते हैं। इसे बोलते हैं अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। अब देखते हैं अनुवाद का सीमित संदर्भ। अनुवाद का सीमित संदर्भ। अनुवाद का सीमित संदर्भ अनुवाद को केवल एक भाषिक क्रिया मानता है, जिसके अंतर्गत स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा में अंतरण किया जाता है। सीमित संदर्भ में अनुवाद के दो आयाम माने जाते हैं: पाठधर्मी अनुवाद, प्रभावधर्मी अनुवाद। पाठधर्मी अनुवाद। पाठधर्मी अनुवाद से तात्पर्य है ऐसा अनुवाद जिसमें पाठ अर्थात स्रोत पाठ सर्वोपरि है। ऐसे अनुवाद में अनुवादक की अपेक्षा की जाती है कि वह पाठ के प्रति ईमानदार हो और अनुवाद करते समय मूल की आत्मा को बचाए रखने का सतत प्रयास करे। अनुवादक को यह अनुवाद प्रक्रिया में छूट लेने की सुविधा नहीं होती। इसमें है जैसे जिस तरह से हमने कुछ बोला है, बिल्कुल सेम उसी तरह से दूसरी भाषा में बोला जाता है, ना कि अपनी तरफ से कुछ जोड़ा या कुछ घटाया जाता है। अब है प्रभावधर्मी अनुवाद। प्रभावधर्मी अनुवाद जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, पाठ के प्रभाव को केंद्र में रखकर चलता है। स्रोत भाषा के पाठ का लक्ष्य भाषा के पाठ एवं समाज पर भी वैसा ही असर पड़े, इसके लिए आवश्यक है कि इसे लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार बनाया जाए। यदि संभव है, जब अनुवादक करते समय उसमें यथासंभव छूट ले। इसमें अनुवादक पाठ को प्रभावकारी बनाने के लिए अपनी तरफ से यथासंभव छूट लेता है। जैसे कुछ शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकता है या घटा सकता है। वहीं था पाठधर्मी में अनुवादक से अपेक्षा की जाती थी कि वह पाठ की मूल आत्मा को बचाए रखे, उसमें किसी तरह की छूट ना ले या किसी तरह का चेंजेस ना करे। तो हमारी वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुवाद के महत्व और चुनौतियों को। थैंक यू सो मच।